हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, तपस PS-201 या फिर रुस्तम 2 को मिशन मोड से हटा दिया गया है और अब ये प्रायोरिटी प्रोग्राम नहीं रहा। तो इसको लेकर जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें ये कहा था कि ये एक अच्छी ही बात है। अब हमारा फोकस आर्चर NG पर होगा, जिससे हम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो रिक्वायरमेंट्स इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा रखी गई थी, जो कि 24 आवर्स एंड्योरेंस की थी और 30,000 फीट सर्विस सीलिंग की थी, वो रुस्तम 2 या फिर तपस PH-201 अचीव नहीं कर पाया था। वो भी कई ट्रायल्स के बाद, इंडियन आर्म फोर्सेस के इन्वॉल्व होने के बाद, प्रोग्राम के मिशन मोड में जाने के बाद। तो इसको मिशन मोड से हटाकर दूसरे डिज़ाइन पर फोकस करना एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। और अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि आर्चर NG का जो पहला प्रोटोटाइप है, ये अगले साल के पहले क्वार्टर में ही फ्लाई कर जाएगा। तो इस ड्रोन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमें रुस्तम के प्रोग्राम से मिला है। तो रुस्तम प्रोग्राम कोई फेलियर नहीं है, ये हमने कल भी कहा था। इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा गया है, जो कि आगे इम्प्लीमेंट होगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट ऐसे ही काम करता है। हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, सीखने को मिलता है, जिसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, जो कि आगे काम ही आता है। तो जिन चीज़ों पर हमेशा काम किया जा रहा है, वो चीज़ सर्विस में इंडक्ट करी ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है। रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को इन सिस्टम्स के साथ लड़ना है। 19-20 का अंतर चल जाता है, लेकिन जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा हो वहाँ पर कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो कल हमने बड़ा कंपैरिजन किया था सेम कैटेगरी के ड्रोन्स के साथ, जहाँ पर हमने कैपेबिलिटी डिफरेंस बताया था। तो हमारे पहले वीडियो में जो पिस्टन इंजन का आर्ग्यूमेंट कमेंट सेक्शन में आ रहा था, उसको हमने रिस्पॉन्ड किया था दूसरे वीडियो में, जिसके बाद कई लोगों ने हमें ट्विटर पर टैग किया और ये बताया कि जो पहला आर्ग्यूमेंट था, ये एक्चुअली अल्फा डिफेंस की साइड से आया था। जिसके बाद सेम टॉपिक को लेकर हम दोनों में कन्वर्सेशन हुई और अल्टीमेटली कोई भी अग्रीमेंट नहीं बना। और ये बहुत नॉर्मल है, बिकॉज इफ़ यू एंड मी अग्री ऑन एवरीथिंग, देन वन ऑफ अस इज़ अननेसेसरी। खैर, जोक्स अपार्ट, इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पॉइंट्स को भी सामने रखें, ताकि लोग डिसाइड कर पाए कि वो कहाँ पर अग्री कर पा रहे हैं, किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। और हम चीज़ों को नेम लेकर पॉइंट बाय पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी कन्वर्सेशन ट्विटर या फिर X पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए परफॉर्मेंस नंबर्स को बताने के लिए, जिसके अंतर्गत ईरानियन मुहाजिर 6 ड्रोन का नाम लिया गया, जो कि 25,000 फीट तक की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग देता है और खाली 12 आवर्स ही फ्लाई कर सकता है। फिर टर्किश Bayraktar TB2 ड्रोन का एग्जाम्पल दिया, जो कि 27 आवर्स तक फ्लाई तो कर सकता है, लेकिन उसकी भी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 25,000 फीट की ही है। तो इन ड्रोन्स का एग्जांपल लेकर कहा गया कि ऐसे तो ये ड्रोन्स भी इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि 30,000 फीट तक फ्लाई नहीं कर सकते और 24 आवर्स तक के एंड्योरेंस मुहाजिर 6 ड्रोन तो नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिर भी इनकी रिस्पेक्टिव आर्म फोर्सेस में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आपने चीज़ें डेवलप करी हैं तो उनको यूज़ करना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट से हम अग्री नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल्स गलत हैं। तो जब आप मुहाजिर 6 या फिर Bayraktar TB2 की बात करते हैं, तो ये 1 टन से हल्के ड्रोन है, जहाँ पर दोनों ड्रोन्स का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है ये 700 किलोग्राम के आसपास का आता है। वहीं पर जो तपस PS-201 या फिर रुस्तम 2 ड्रोन है, इसका एम्प्टी वेट ही, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट नहीं, खाली एम्प्टी वेट जो है ये ऑलमोस्ट 2 टन का है और साइज में विंग स्पैन वगैरह ऑलमोस्ट दुगना है। तो कैटेगरी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रिक्वायरमेंट तेजस जैसे लाइट एयरक्राफ्ट की हो, तो आप Su-30 MKI को वहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, भले ही परफॉर्मेंस नंबर आपको Su-30 MKI में ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। तो मुहाजिर 6 और TB2 जो हैं, ये हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के सर्चर ड्रोन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका खुद का एंड्योरेंस जो है ये 20 आवर्स के आसपास का है और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग खाली 21,000 फीट की ही है। तो क्लियरली जो रिक्वायरमेंट रुस्तम के लिए रखी गई थी, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं लग रही है, क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट है। इंडियन आर्म फोर्सेस इन ड्रोन्स को इस्तेमाल भी कर रही है। तो इस लिहाज से जो मुहाजिर 6 हैं और Bayraktar TB2 हैं, ये अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो कैटेगरी को लेकर भी हम अल्फा डिफेंस से थोड़ा डिफर करते हैं। अल्फा डिफेंस के हिसाब से कैटेगरी इंजन पर बेस्ड होती है, वहीं पर हमारे हिसाब से ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट पर डिपेंड करती है। फिर दूसरा एग्जांपल लिया गया टर्किश अक्सुंगुर ड्रोन का, जहां पर ये बताया गया कि ये अपने फुल पेलोड के साथ, यानी कि 750 किलोग्राम के पेलोड के साथ खाली 25,000 फीट तक ही जा सकता है, वो भी खाली 12 आवर्स के लिए।
फिर भी टर्किश आर्म फोर्सेस द्वारा ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि हम रुस्तम को चांस नहीं दे रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ भी हम डिसएग्री करते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। तो कंपनी द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि अक्सुंगुर जो है ये 50 आवर्स तक मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है और 40,000 फीट के मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर जा सकता है, जो कि तपस के परफॉर्मेंस नंबर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर प्रैक्टिकली हमें क्या मिल रहा है कि जब 750 किलोग्राम का पेलोड डाला जाता है तो ये मैक्सिमम 25,000 फीट पर जा सकता है और करीब 12 आवर्स के लिए फ्लाई कर सकता है। इवन अगर प्रूवन परफॉर्मेंस की बात करें तो 22 किलोग्राम के MAM-L स्मार्ट एयर टू सरफेस पेलोड के साथ ये 28 आवर्स तक फ्लाई कर पाया, लेकिन खाली 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि क्लेम नंबर तो बहुत अलग है और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ये काफ़ी कम मिल रही है। तो मामला क्या है? तो मामला यहाँ पर यह है कि जो क्लेम्ड नंबर होते हैं ये सिंगल फ्लाइट के नहीं होते हैं, चाहे हम रुस्तम के नंबर्स की बात करें या फिर किसी और ड्रोन के बात करें। जब मैक्सिमम एल्टीट्यूड को अचीव किया जाता है तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये कम हो जाती है और एंड्योरेंस सिग्निफिकेंटली नीचे जाती है। तो जो ड्रोन ये क्लेम करते हैं कि ये 40,000 फीट तक फ्लाई कर सकते हैं, वो अगर 40,000 फीट पर जाएंगे तो उनका जो मैक्सिमम एंड्योरेंस क्लेम्ड है, जो कि 50 आवर्स का है, वो अचीव नहीं कर सकते। तो यूजुअली जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड होता है ये मैक्सिमम एल्टीट्यूड से नीचे ही होता है। पर हमें ये भी दिमाग में रखना है कि जो रुस्तम का मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो उसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड नहीं है। यानी कि अगर दूसरे ड्रोन्स का जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है ये अगर 40,000 फीट है और वो 20,000 फीट तक अच्छे खासे पेलोड के साथ 28 आवर्स तक के फ्लाई कर सकते हैं, तो रुस्तम में अगर आप सिमिलर पेलोड देंगे तो जो वहाँ पर आपको एंड्योरेंस और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग मिलेगी वो कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जो रियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो वैसे ही लो हो जाएगी। तो अगर हम बेस को अचीव नहीं कर पाए, जहाँ पर 24 आवर्स का मैक्सिमम एंड्योरेंस मांगा गया था और 30,000 फीट की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग मांगी गई थी, तो एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जहाँ पर एल्टीट्यूड वेरी कर सकता है और उसके बाद पेलोड वेरी कर सकता है, वो वैसे ही काफ़ी कम मिलेगी। और वो भी ऐसे ड्रोन के लिए जहाँ पर उतना ही ऑपरेशनल कॉस्ट पे कर रहे हैं जो कि हम हर्मीस 900 या फिर हेरॉन मार्क 2 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बाकी रुस्तम के केस में भी हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि जो 18 आवर्स का मैक्सिमम एंड्योरेंस बताया जाता है ये टेस्टेड नहीं है, ये थियोरेटिकल है। एक सर्टेन परफॉर्मेंस ही टेस्ट करी गई थी, उसके बाद फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम कितना एंड्योरेंस ये दे पाता इसका अंदाज़ा लगाया गया था, जो कि 18 आवर्स का था। और ये खाली रुस्तम के केस में नहीं है, ये दूसरे ड्रोन्स के साथ भी होता है। तो जो परफॉर्मेंस नंबर होते हैं ये एक्चुअली अचीवेबल होते हैं, वहाँ पर कंडीशन अप्लाइड ज़रूर होता है। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। तो जो हेरॉन मार्क 2 है, जिसके लिए कहा जाता है कि 35,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है और ऑलमोस्ट 40 आवर्स के ऊपर का एंड्योरेंस देता है, ये रोटैक्स के 916 IS इंजन को यूज़ करता है, जो कि टर्बो चार्ज्ड है, जिनके लिए कहा जाता है कि इनका मैक्सिमम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 23,000 फीट ही है। तो कहाँ से 45,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई करने में सक्षम होगा? तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो नंबर बताए जा रहे हैं ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए बताए जा रहे हैं। जब ज़्यादा एल्टीट्यूड हम गेन करते हैं तो परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है, क्योंकि जो एयर है ये थिन हो जाती है, ऑक्सीजन कम इंजन में जाता है, तो जो इंजन पावर है ये डाउन जाएगी। टर्बो चार्ज होने का फ़ायदा ये है कि टर्बो चार्जर यूज़ करके ज़्यादा ऑक्सीजन इंजन में डाली जा सकती है परफॉर्मेंस को रिटेन करने के लिए। ये चीज़ एक बहुत बड़ी मिथ है कि टर्बो चार्जर को यूज़ करने की वजह से एफिशिएंसी नीचे जाती है। ये चीज़ हम क्लियरली बता दें, टर्बो चार्जर यूज़ करने से एफिशिएंसी नीचे नहीं जाती है, उल्टा कई केसेस में बढ़ भी सकती है, वो भी 10% के अराउंड से। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो यहाँ पर अग्री करेंगे। तो जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा नंबर्स क्लेम किए जा रहे हैं ये क्लेम नहीं है, ये अचीवेबल है। हाँ, कंडीशन अप्लाइड वहाँ भी लगेगा। तो बजाज प्लेटिना का एग्जांपल लिया जाता है कि क्लेम्ड वहाँ पर माइलेज इतना है, पर रियल वर्ल्ड हम जानते हैं, ये चीज़ हम भी एग्री करते हैं। पर ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि भले ही क्लेम्ड रेंज हम अचीव ना कर पाएँ, लेकिन बाकी मोटरसाइकिल से हमको ज़्यादा ही रेंज मिलती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।